नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। घोटालों की आज हाईकोर्ट में सुनवाई, कब होगी कार्रवाई? नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने ज्योति काला टूर एंड ट्रैवल्स को फर्जी बिलों के आधार पर किए गए भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि फर्जी तेल बिल घोटाले में शामिल मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने मामले में 1 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुनवाई के दौरान काला टूर एंड ट्रैवल्स ने कोर्ट को बताया है कि उनके द्वारा कोई बिल नहीं दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में तेल बिल घोटाला 2009 और 2013 में सामने आया था और इन सालों में तत्कालीन मंत्रियों की फ्लीट में विभाग ने बाहर से गाड़ियां मंगाई। 1.38 करोड़ रुपए के बिल बनाकर पैसा निकाल लिया गया। अब इस मामले में विपक्ष ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, यानी कि निशाना साधा। साथ ही राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की गई। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने ज्योति काला टूर एंड ट्रेवल्स को फर्जी बिलों के आधार पर किए गए भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि फर्जी तेल बिल घोटाले में शामिल मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने मामले में 1 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुनवाई के दौरान काला टूर एंड ट्रेवल्स ने कोर्ट को बताया कि उनके द्वारा कोई बिल नहीं दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में तेल बिल घोटाला 2009 और 2013 में सामने आया था। इन सालों में तत्कालीन मंत्रियों की फ्लीट में विभाग ने बाहर से गाड़ियां मंगाई और 1,38,00,000 रुपए के बिल बनाकर पैसा निकाल लिया गया। आज एक मामला जिस पर काला टूर एंड ट्रेवल्स, ज्योति काला सोनियाल टूर एंड ट्रेवल्स, सुशील उनियाल का मामला 482 क्रिमिनल मिसलिनियर एप्लीकेशन माननीय जस्टिस शरद कुमार शर्मा जी के यहाँ लगी हुई थी, जिस पर हमने अपनी बात को रखते हुए, अपना आर्गूमेंट रखते हुए कहा कि हमने किसी तरह का फर्जी बिल नहीं दिया है और ये ड्यूली प्रोसेस्ड होकर हमारे को पेमेंट हुआ है। तो कोर्ट ने एफआईआर को के कंटेंट्स को देखते हुए इसको परयूज़ किया कि ड्यूली प्रोसेस बिल में जितने भी अधिकारी, ये चूँकि यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित था, तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में इस पर संज्ञान लेते हुए यह कहा कि जब ये ड्यूली प्रोसेस हुआ है तो जितने ऑफिसर्स इसमें और जितने मिनिस्टर इनमें संलिप्त रहे उन पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। 1 हफ्ते का वक्त दिया है सरकार को इस बात इसके लिए एफिडेविट दाखिल करने के लिए। इन केस यदि वो उस एफिडेविट को दाखिल नहीं कर पाते या किसी तरह का रिस्पांस नहीं दे पाते तो सेक्रेटरी होम को यह डायरेक्ट निर्देशित किया है कि वो उन पर एफआईआर, उन अभियुक्तों या कल्प्रिट्स पर एफआईआर दर्ज किए। आपको बता दें कि राज्य में तेल बिल घोटाला 2009 और 2013 में सामने आया था। 2009 में भाजपा की सरकार थी, जबकि 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कोर्ट में शपथ पत्र पेश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इतने जबरदस्त घोटाले हुए हैं कि अब देखिए माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और पूछना पड़ रहा है कि आपने मंत्रियों के ऊपर क्या कार्रवाई की और जो लोग जिनके अधीन में ये काम हुआ है, और फर्जी घोटाले हैं सारे के सारे। आपने तेल के बिल फर्जी बना दिए हैं और उसकी कार्रवाई होनी निश्चित है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आज की सरकार का भी यही हाल हो रखा है।
ऐसे ऐसे लोगों को इंटरव्यू कराए जा रहे हैं जो है ही नहीं, जिनका अनुभव ही नहीं है, आउटसोर्सिंग एजेंसी बना दे रहे हैं। एक केबीएम के नाम से आउटसोर्स एजेंसी बना दी। कहाँ है, क्या काम है उसका? केबीएम बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड है, जो बिल्डिंग का सिविल का काम करती है, उसको आप बना दे रहे हैं। तो सरकार के घोटाले ही घोटाले हैं। अगर सही तरीके से जांच आ जाए, अगर आज यहाँ लोकायुक्त होता तो निश्चित रूप से इन सब की जांच होती, तो ये सारे के सारे जेल के सलाखों में होते। और निश्चित रूप से ये भाजपा के कार्यकाल की बात है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि तत्कालीन मंत्रियों पर और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई सरकार ने की। मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें पूर्व में भी जो जांच हुई उसमें कई अधिकारियों से इसमें वसूली भी की गई है और सरकार के द्वारा इसमें सख्त कदम उठाए गए हैं। आगे न्यायालय का जो भी आदेश है उसका सरकार स्वागत करती है, उसका जवाब भी देती है। कुल मिलाकर राज्य में एक के बाद एक हो रहे घोटाले से राज्य को आर्थिकी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं अब नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से फर्जी तेल बिल घोटाला मामले में शामिल मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी है। ऐसे में देखना होगा हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो तेल बिल को लेकर जो घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है, 2009 और 2013 में ये घोटाले हुए। 2009 में बीजेपी की सरकार थी और 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। अब कौन इसके दायरे में आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है कोर्ट का फैसला और इसके दायरे में कौन आता है, क्योंकि 2009 और 2013 दोनों ही कार्यकालों में ये घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है। तेल के जो बिल हैं वो फर्जी पाए गए हैं। तो अब सुनवाई होगी और कौन इसका आरोपी साबित होता है। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। देवभूमि के दंगल में आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से भ्रष्टाचार की बू सामने आ रही है। रविंद्र कुमार, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संगीता शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी से, प्रदेश प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद, वरिष्ठ यूकेडी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र नौडियाल जी हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत सर आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 2009 और 2013 का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। जो तेल के घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है, या ये कहें बिल फर्जी पाए गए हैं, क्या कुछ न्यायिक प्रक्रिया होगी, वो थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। जी, इस पे हम लोगों ने जब चार्जशीटेड किया गया दोनों ट्रैवल एजेंसी को, तो हम 482 क्रिमिनल मिसलीजियंस एप्लीकेशन में उसे चैलेंज किया। हम हमारे आर्गुमेंट के तहत हमने कहा ये फर्जी बिल हो ही नहीं सकते यदि ये ड्यूली वेरीफाइड है सीएम कार्यालय द्वारा। उसके बाद सीएमओ ऑफिस में जाके इसको पेमेंट के लिए दिया गया। पेमेंट होने के बाद वो भी ड्यूली प्रोसेस्ड हुआ। पेमेंट के लिए हर स्टेज पे एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया अपनाई गई। उस प्रक्रिया के बाद ड्यूली ट्रेजरी में जाके, कोषागार में जाके प्रॉपर चेक के थ्रू हमें पेमेंट किया गया। और आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल बाद रिपोर्ट वाज लॉज्ड अगेंस्ट दीज ट्रैवल एजेंसीज। जी ये और हम यदि ये किसी तरह का फर्जी बिल सबमिट किए गए थे, तो किस स्टेज पर, जो कोर्ट का कहना है, न्यायालय का मत है, आपको प्रथम स्टेज पे कैसे नहीं पता लगा दिस इज फ्रॉडेंट बिल, है ना? और आपको उसी समय पर आपको इन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपने आफ्टर पेमेंट आपने लॉन्च की 3 साल बाद एफआईआर। इससे ये लगता है कि या तो सभी लोग इससे मिले हुए, अदरवाइज ये पेमेंट बहुत बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह के फर्जी बिल नहीं थे। बिल्कुल। 3 साल बाद एफआईआर, जाहिर सी बात है इतना डिले क्यों हुआ, ये एक अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है। साथ ही शैलेंद्र जी, यहाँ पर अगर चेक के थ्रू पेमेंट की जाती है तो क्या इसमें बिल में हेराफेरी संभव है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वेरीफाइड है, हर स्टेज पे वेरीफाइड है। यदि फ्लीट में यूज कई टैक्सी गाड़ियां यूज की गई हैं तो उनको वेरीफाइड किया गया होगा सीएम कार्यालय वाले द्वारा। उसके बाद शासन से बजट, जो शासन से स्पेशल बजट इसके लिए रिलीज किया जाता है, ये हमारे ट्रैवल एजेंसी के हाथ में नहीं होता। तो शासन से बजट रिलीज हुआ, उसके बाद थ्रू प्रोसेस से इसको पेमेंट किया गया।
ट्रैवल एजेंसी के हाथ में नहीं होता, ये शासन द्वारा होता है। यानी कि जो भी कार्यकाल यानी कि 2009 और 2013 का जिक्र हो रहा है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, हालांकि इसमें विपक्ष की तरफ से कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सर, आपका रुख करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, राजेश रस्तोगी जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रविंद्र जी, आपका रुख करते हैं यहाँ पर 2009 और 2013, अब कौन इस दायरे में आएगा या कौन किसकी संलिप्तता नजर आएगी, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। जब हाई कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, फिर क्या कुछ फैसला आएगा, तब वो तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन जो विपक्ष के सवाल हैं, और जैसा कि अभी हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उनकी बात आपने सुनी होगी कि अगर चेक द्वारा कोई भी पेमेंट की जाती है तो कैसे संभव है, और ट्रैवल एजेंसी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं हो सकती। इस मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, ये 2009 से और 2013 के बीच का मामला है, और जिस प्रकार से ये इसका खुलासा हुआ कि कुछ गाड़ियों द्वारा जो है फर्जी तेल के बिल लगाए गए, जिसको बाद में जांच के लिए लगी, उसमें कुछ लोगों को, कुछ अधिकारियों को, कुछ कर्मचारियों को चिन्हित किया गया। तो चूंकि मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट इसमें जांच कर रहा है, पहले से इसमें जांच है। आगे कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या चीजें आएंगी, लेकिन कई सारे सवाल, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा, एक अच्छी बात कही है। थोड़ा सा मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ प्रश्न था। जैसे मान लीजिए, अगर कोई चेक अगर थ्रू किसी ने बिल लगाया, तो उसकी पेमेंट तो उसी के अकाउंट में जाती है या इसमें नगद मिलते हैं, इसमें कुछ पैसे? ये इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। जो जांच इसमें काम कर रहे होंगे उससे पता लगेगा। अगर अकाउंट में जाते हैं तो सीधे रूप से पता लग जाएगा कि किन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। ये तो मुझे लगता है एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर चेक दिया गया तो जाहिर सी बात है, चेक जिसे दिया गया। शैलेंद्र जी से जान लेते हैं। शैलेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। चेक तो ट्रैवल एजेंसी के खाते में जाएगा, क्योंकि उन्हीं के बिल हैं, उन्हीं के प्रस्तुत किए गए, उन्हीं के लिए प्रोसेस में है, लास्टली उन्हीं के अकाउंट में जाएंगे। इसमें ऐसा कोई वो है नहीं कि किसी और के अकाउंट में जाए या किसी, ये तो थ्रू चेक ट्रेजरी से प्रोसेस हो गया। जी रविंद्र जी, क्लियर। मैं वही जानना चाह रहा था। देखिए, अगर चेक के थ्रू गए तो बड़ी इजीली इसमें सारी चीजें, माननीय कोर्ट ने जिस प्रकार से इसको संज्ञान लिया, तो अगर वाकई में कोई भ्रष्टाचार इसमें हुआ है या कोई लोग दोषी हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से सरकार को चूना लगाने का काम किया है, तो वो जरूर इसके दायरे में आ जाएंगे। अगर बिल ट्रैवल एजेंट के नाम गया, उसके बाद उसने निकाल के किसको दिए, कितनी मोटी पेमेंट में उसको कैश निकाला है, क्योंकि चूंकि ऐसा होता है, अगर मान लो भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार हमेशा कैश में चलता है। बाय थ्रू अगर ट्रैवल एजेंट ऐसे नहीं करेगा कि किसी को कमीशन देनी होगी तो बाय चेक के थ्रू देगा। तो ये इजीली पता लग जाएगा इसमें कि कौन लोग दोषी हैं, कौन नहीं है। और ऐसा माननीय न्यायालय ने अगर संज्ञान लिया है तो ये जांच का बिल्कुल विषय है। ऐसे लोगों को, जो दोषी हैं, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कितने बड़े रसूखदार हो, कितने बड़े अधिकारी हो, कोई किसी प्रकार का इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं कोई इसमें कोई वो आने वाली है। और जागरूक जनता है, जागरूक चैनल है, आप सब लोग, लेकिन इसके लिए काफी कुछ तय होना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि जितने भी तेल को लेकर पेमेंट्स की गई हों वो चेक द्वारा ही की गई हों, ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी संभव नहीं है। कुछ कैश भी हुआ होगा, और इसीलिए अब 3 साल बाद जब FIR दर्ज कर दी जाती है तो अब ये चीज सामने आ जाती है कि इसमें इस बिल को लेकर भ्रष्टाचार किया गया है। अब राज्य सरकार को तलब किया गया है। शैलेंद्र जी, तो क्या क्या तथ्य, क्योंकि अब राज्य सरकार के आगे भी एक बड़ी चुनौती है, टेंशन भी है कि अब कुछ तथ्य किस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे? बिल्कुल, अब राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये प्रोसेस किया बिल, जिन अधिकारियों के समक्ष से ये गुजरा, उन अधिकारियों ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए यदि ये फर्जी बिल कहे गए थे, यदि आज ये फर्जी बिल मानते हैं, तो क्या उन अधिकारियों ने उसको संज्ञान क्यों नहीं लिया उस स्टेज पे, और उस स्टेज पे ट्रैवल एजेंसी को दोषी के प्राइमा फेसाई FIR क्यों नहीं रजिस्टर्ड की? यदि नहीं की तो किस पर ये नहीं की तो इसे क्यों ना जेन्युइन बिल मान लिया जाए, या यदि ये फर्जी है तो क्यों ना आपकी संलिप्तता मान ली जाए इसमें कि आप लोग हैं। बस यही एक बिल्कुल वो है कि जो दोषी हैं तो प्रॉपर दोषी हैं। सोलिली आप पूरी कहानी आप ट्रैवल एजेंसी पे डालकर और पूरे
उससे आप बाहर नहीं हो सकते, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इतना गैपिंग के बाद एफआईआर लॉन्च करना, तो मतलब इस चीज को भी तो हाई कोर्ट इसका भी तो संज्ञान लेगा कि आखिर इतने लंबे अरसे बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। बिल्कुल, 3 साल के डिले के बाद आपने एफआईआर दर्ज की, दैट इसका मतलब ये है कि जो बिल थे या बिल बिल्कुल प्रॉपरली थे, किसी तरह का कोई भी उसमें फ्रॉडेंट नहीं था। बिल टैक्सी यूज की गई है और यूज करने के बाद उनको पेमेंट किया गया, परंतु क्या रीजंस रहे क्या नहीं रहे ये स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रॉपर बता पाएगी कि और आखिर साथ ही ब्यौरा 2009 में क्या कितना कैसे रहा बिल का, कितने चेक से पेमेंट किया गया, वो आंकड़े भी सामने आएंगे। 2013 में चूंकि दूसरी गवर्नमेंट थी तो उस कार्यकाल में किस तरीके से बिल दिए गए वो आंकड़े भी सामने आएंगे, उसके आधार पर ही तय किया जा सकेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली ये मामला पूरे 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स का है, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में 3 जगह एफआईआर है। एक एफआईआर में 22,23,000 का काला टूर एंड ट्रेवल्स को हुआ पेमेंट और 5 लाख का उसी एफआईआर में उनियाल टूर एंड ट्रेवल्स को पेमेंट हुआ है उसके। लेकिन पेमेंट जो है वो वेरीफाइड किया गया, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सचिव और ऑफिसर्स जो थे उन लोगों के द्वारा वेरीफाई करने के बाद सीएमओ ऑफिस पेमेंट के लिए भेज दिया गया और ट्रेजरी से पेमेंट हो गया। तो मेरे को हम प्राइमा फेसा ऐसा लग नहीं रहा कि कोई किसी तरह का फर्जी बिल है। बिल्कुल, आपका रुख कर लेते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, आपकी प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है इस मामले को लेकर, जिस तरीके से तेल के बिल में घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है। सोनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, उनियाल टूर एंड ट्रेवलर्स को लेकर मेरे द्वारा भी रिट लगाई गई थी जी, और मेरे भी विद्वान वकील शैलेंद्र नौडियाल जी ही हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से इस केस की जानकारी है और मैं आपको बता दूं ये मामला कहां से शुरू हुआ। 7 में खंडूड़ी सरकार जब हटी, जब निशंक सरकार आई तो उनियाल जी, क्योंकि वो स्वयं भाजपा के हैं, काला जो इनकी पत्नी है वो भी भाजपा समर्थित हैं और निशंक जी के बहुत नजदीक रहे हैं ये। और जब इन्होंने अपने टूर एंड ट्रैवलिंग का जो बिजनेस था, जब इन्होंने यहाँ अपना वो लगाया, आवेदन किया, तो इनका स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर जो टैक्सी के बिल थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों की स्वीकृति के बाद इस ड्राइवर को या इसकी एजेंसी को वो भुगतान हुआ और थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ। इसमें 13 सीएमओ, जो हर डिस्ट्रिक्ट का एक सीएमओ होता है, वो इसमें इन्वॉल्व रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे और उनियाल पीड़ित रहा। इसकी जो पत्नी है ज्योति काला, इसको अभी टिहरी की अदालत से सजा हुई। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में विद्वान वकील शैलेंद्र नौडियाल जी ने जो पैरवी की, हाई कोर्ट ने माना कि ये लोग सीधा दोषी नहीं है, सिस्टम से इनको पैसा मिला है, इन्होंने काम किया है। अगर गलती हुई है तो अधिकारियों से हुई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। प्रकरण चलिए वापस लौटते हैं शांति प्रसाद जी। इसी बीच मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है, यानी कि बीजेपी ने घोषणा कर दी है। ये बेहद अहम खबर सामने आ रही थी। वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में देवभूमि के दंगल में, क्योंकि चर्चा तेल के बिलों को लेकर एक बार फिर से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे। 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। तो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। तो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तारीख से पहले ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, सूची जारी कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर
विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। सुनील मालवीय ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश में के 39 विधानसभा के जो बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और ये एक बड़ी बीजेपी ने एक बड़ा दाव खिला है यहाँ पर, क्योंकि कयास लगाया जाए तो जो सर्वे हो रहे थे, सर्वे के मुताबिक जो बीजेपी की रिपोर्ट खराब आई थी, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको इस जो पहले ही चुनाव की तारीख आने से पहले ही एक प्रत्याशियों की जो सूची जारी कर दी, उससे कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा। हालांकि कांग्रेस पहले जारी करने वाली सीट, लेकिन अभी कांग्रेस ने सूची जारी नहीं की। जी बिल्कुल सुनील, देखा जाए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची बीजेपी ने जारी की और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की, तो इससे ये साफ है कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है आगामी चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल देखा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में जो प्रत्याशियों की सूची जारी करी और मध्य प्रदेश में 39 प्रत्याशियों की सूची जारी करी, इससे साफ तौर से, क्योंकि केंद्र हाईकमान ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया था, क्योंकि जो चुनाव प्रबंध समिति नरेंद्र सिंह तोमर है और अमित शाह जी ने भी मोर्चा संभाल लिया, तो इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी रणनीति के साथ तैयार है। जी बिल्कुल पूरी रणनीति के साथ तैयार है। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ और पहले ही बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ नामों का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ नाम उजागर कर सकते हैं जो पहली सूची का अगर जिक्र करें, मध्य प्रदेश का जिक्र करें और छत्तीसगढ़, दोनों में से? प्रदेश में भोपाल उत्तर विधानसभा से आलोक शर्मा का करा और मध्य से ध्रुवनारायण सिंह जी का नाम उसमें जारी किया गया, और वही बात किया सुमावली मुरैना की विधानसभा से तो एदल सिंह कंसालक और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नाम सूची में जारी किया गया है। बिल्कुल देखा जाए तो अब बीजेपी ने पूरी एक रणनीति के तहत, कहा जाए पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है, या ये कहे पहली सूची जारी कर दी गई है। अब विपक्षी पार्टियां कितनी तैयार हैं सुनील, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से सूची जारी नहीं हुई है? देखिए, बिल्कुल कयास लगाया जा रहे थे कि कांग्रेस की रणनीति बन चुकी थी। कांग्रेस पहले सूची जारी करने वाली थी अपने 66 प्रत्याशियों की, तो अभी कहीं ना कहीं जैसे ही बीजेपी की सूची जारी हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं हो सकता है। कयास लगाया है कांग्रेस भी अपनी सूची जारी करने वाली होगी। जी बिल्कुल कांग्रेस भी जल्द ही एक रणनीति के तहत सूची जारी करेगी, लेकिन देखा जाए तो एक कांटे की टक्कर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। खासतौर पर अगर बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो अब बीजेपी ने 39 और 21 छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो अब विचार विमर्श के साथ, या एक ये कहे कि पूरी तैयारी और एक रणनीति और नीति बनाने के बाद अब कांग्रेस भी जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। आखिर कयास से क्या कुछ लगाए जा रहे हैं, कब तक कांग्रेस की तरफ से सूची जारी की जा सकती है? बिल्कुल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन कयास लगाया जा रहे थे कि कांग्रेस सबसे पहले अपने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसे हम प्रत्याशियों का नाम बताएंगे। सबलगढ़ विधानसभा से श्रीमती सल्ला विजेंद्र रावत का किया गया है, सुमावली से एदल सिंह कंसाला का किया गया है, गोहद से लाल सिंह आर्य का नाम जारी किया गया है। सुनील, जहां पर ऐसा लगता है कि वाकई कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है, वहां पर कौन कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं जो बीजेपी के उम्मीदवारों को टक्कर दे सके? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश भोपाल की बात की जाए तो भोपाल से जो आलोक शर्मा जी का जो टिकट मिला, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार कांग्रेस के जो आरिफ वकील है विधायक, वो लगातार बनते हुए आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो कांटे वाली टक्कर की वाली सीट थी, इससे पहले बीजेपी ने अपना यहाँ पर प्रत्याशी जारी कर दिया गया। और मध्य विधानसभा की बात की जाए तो मध्य विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस के वर्तमान विधायक आरिफ मसूद है, तो कहीं ना कहीं इस शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 39 उम्मीदवारों की और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की सूची, पहली सूची जारी कर दी है।
एक बार जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बू यहां पर आ रही है 2009 और 2013, और जैसा कि जो यूकेडी के नेता हैं शांति प्रसाद जी, उन्होंने जिक्र कर दिया है कि शुरुआत बीजेपी की तरफ से हुई है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शैलेंद्र जी, आप सभी मेहमानों का रुख करेंगे चूंकि हाईकोर्ट के अधिवक्ता जो जुड़े हुए हैं शैलेंद्र जी, उनको जाना है। तो एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, जो हाईकोर्ट में इस मामले की अगर पैरवी का जिक्र करें तो किस आधार पर की जाएगी और किस तरीके की चुनौतियां फेस करनी पड़ सकती हैं? देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट ने रिस्पांस दाखिल करना है और मैटर सब जुडिस है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो हम ऑन मेरिट किसी तरह का कमेंट तो हम नहीं करेंगे जी। परंतु ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी संलिप्त है और प्राइमा फेसाई उन पर कोई केस बनता है तो उन्हें बिल्कुल स्पष्ट एफिडेविट दाखिल करना पड़ेगा कि ये लोग हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है और हम इन पर कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं। और यदि उन्हें किसी तरह का बिल कोई फर्जी नहीं है तो आपको इन्हें डिस्चार्ज करना चाहिए। जो लोग ट्रैवल एजेंसीज हैं उन पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं होना चाहिए। यही एक तरीका है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी, शांति प्रसाद जी, आपका रुख करेंगे। शांति प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था क्योंकि इस केस से स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे द्वारा रिट डाली गई है। मेरे भी ये विद्वान वकील नोडियाल जी ही हैं। बिल्कुल, पैरवी शैलेंद्र जी ही करेंगे जी। हाँ, ज्योति काला और सुशील उनियाल दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जी। ये मायके से काला है, इसलिए 2 एजेंसियां बनाई जी। दोनों भाजपा के समर्थक हैं और इनको काम मिला। इनका गलत इस्तेमाल यदि किया है तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने किया है और 12-13 सीएमओ ने गाड़ियां इनकी लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया है। ठीक है, मोटा मामला यह है, इसमें 18 महीने बेचारा सुशील उनियाल गरीब का बच्चा जेल रहा। अपराधी मुख्यमंत्री कार्यालय था, जेल इसको हुई। और आज जब ज्योति काला को 7 साल की सजा हुई हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टिहरी से, तब ये हाई कोर्ट गई। तभी ये विद्वान वकील शैलेंद्र नोडियाल ने जब इसकी पैरवी करी तो हाई कोर्ट ने माना कि भाई ये गरीब गाड़ी चलाने वाला ये कैसे दोषी हो सकता है। ट्रेजरी ने पैसा निकाला, अधिकारियों ने डिमांड करी। जब डिमांड करने वाला अधिकारी है, पैसा निकालने वाला ट्रेजरी वाला है, तो ये ड्राइवर कहां से अपराधी हो गया, ये एजेंसी कहां से अपराधी होगी? इसका जवाब नहीं बना। अब इसका परिणाम मैं आपको बता दूं, जितने सीएमओ हैं जिनके नाम इसमें इन्वॉल्व हुए सबने पैसा जमा करा दिया। जितना करोड़ का ये घोटाला दिखाया जा रहा है। आपने 13 सीएमओ का जिक्र किया है जी। हाँ, 5 पे तो मुकदमे दर्ज हुए हैं। करप्ट प्रैक्टिस सब जगह थी। कारण ये था क्योंकि सबको मलाईदार सीट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ रहना। ठीक है, इस बात का जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी से, इसके बाद संगीता जी का रुख करते हैं और हमारे साथ जी। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये करप्ट प्रैक्टिस तब खुली जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच बैठाई, तब ये मुकदमा हुआ। अगर राजनीतिक द्वेष भाव ना होता तो ये मामला कभी सामने नहीं आता। ऐसे ही कई घोटाले हैं जो आज भी दबे पड़े हैं। चलिए, आपका कहना है कि ये कांग्रेस जब सत्ता में यानी कि 2000 में आई तो इस बात का खुलासा हुआ और 2009 में बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी। रविंद्र कुमार जी, 13 सीएमओ का जिक्र किया है जिनकी संलिप्तता है इसमें, और आपने बखूबी सुना भी होगा शांति प्रसाद जी को, और आरोप जो है वो सीधा बीजेपी पर। नहीं, देखिए, शांति प्रसाद बंदी क्योंकि खुद ही इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, वो कह रहे हैं। और ठीक है, जो ये कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से ठीक ही कह रहे होंगे, मैं इनकी बात को कोई वो नहीं करता। लेकिन देखिए, इसमें इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार में आके इसका खुलासा हुआ। तो ये 2009 और 13 में भी इसमें कुछ बिल पास हुए हैं जैसी मेरी जानकारी। तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, मान लीजिए, अब जैसे ये बताया कि सीएमओ ने गलत तरीके से गाड़ियों को चलवाया या गलत तरीके से उनके तेल के बिल दिए, तो ये सारा देखिए, अभी शैलेंद्र जी भी कह गए कि
मामला सब जुडिशियल है। अभी इस पे बोलना ना तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, कि मैं वो इसको इसलिए बखूबी बोल सकता कह हूं रहे हैं कि इस चीज को रविंद्र जी, क्योंकि उन्होंने रिट इस मामले से जुड़ी हुई दायर की है, उनको बखूबी सब पता है और कौन कौन इन्वॉल्व है उस चीज का भी जिक्र कर रहे हैं। वो बात अलग है कि किस तरीके से इस मामले की पैरवी की जाएगी और किस आधार पर हाईकोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि इन्वॉल्वमेंट है तो इसलिए आपका थोड़ा सा हम जवाब चाहते हैं इस मामले में कि शुरुआत आखिर ऐसे क्यों बीजेपी की तरफ से। इस बात को लेके मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, कोर्ट ने भी कहा है कि या तो ये बिल सारे सही हैं या फिर इसमें कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। इसको लेके सरकार से जवाब मांगा है, सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी कि अगर मान लीजिए ट्रैवल एजेंसी पर मुकदमा कायम था तो वो किन आधारों पर हुआ, क्या सोच के हुआ, कोई आधार तो होगा ना। अब उस कोर्ट में क्योंकि इसमें एक जो ट्रैवल एजेंट था उसको सजा हुई तो वो लेके हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में जाके उसने अपना तर्क रखा, उसी तर्क के आधार पे हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि भाई ये कह रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं, अगर ये दोषी नहीं है तो फिर दोषी कौन है, या तो इसको लेके सरकार अब इसमें क्या जवाब देगी। उसके पास जो भी एविडेंस होंगे, जो उस समय जांच अधिकारियों ने जांच चलिए, राज्य सरकार को स्पष्ट करना होगा, उस आधार पर एफिडेविट सबमिट करना होगा जी। ये संलिप्तता है, इसमें ये लोग थे या जिन लोगों ने यूपीडी के नेता ने बताया कि कुछ सीएम ने इसमें पैसे, ये हकीकत है कि कुछ लोगों से पैसों की वसूली हुई है। अब उनको किस आधार पर हुई है वो सारे जांच के आधार पे कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के समकक्ष रखा जाएगा। इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कौन लोग दोषी थे, कौन अधिकारी दोषी थे और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उनको ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। राजेश रस्तोगी जी भी जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। राजेश रस्तोगी जी, 2009 और 2013 अलग अलग गवर्नमेंट, अगर बीजेपी का जिक्र करें, जैसा कि आप शांति प्रसाद जी को भी सुन पा रहे होंगे, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई। 13 सीएमओ जो हैं वो इन्वॉल्व रहे इसमें और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों का भी जिक्र कर दिया, कुछ अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और हालांकि आप बीजेपी प्रवक्ता को भी सुन पा रहे होंगे, रविंद्र जी को, उन्होंने कहा कि 2013 में भी, जैसे कि उनको जानकारी है कि 2013 में भी कुछ बिल पास हुए, तब कांग्रेस की सत्ता थी। आपको क्या नजर आ रहा है? अनम्यूट करिएगा। जी राजेंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। चलिए, वापस से आपका रुख कर लेते हैं, संगीता शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता शर्मा जी, दोषी कौन होगा ये अभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन आरोप गंभीर हैं। जिस तरीके से शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी एक रिट दायर की है, पैरवी शैलेंद्र जी जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे वो कर रहे हैं। कुछ अहम बातों का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर तेल के बिलों में भ्रष्टाचार की बात का जिक्र किया जा रहा है। दोषी कौन हो सकता है ये आने वाला समय तय करेगा। आपकी प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर अहम है। देखिए सोनी जी, बिल्कुल दोषी कौन है ये तो फैसला जो है वो न्यायपालिका में है, तो वहीं से आदेश आएगा कि किसको सजा होगी और कौन दोषी है। लेकिन जिस तरह से शांति प्रसाद भाई साहब जी ने भी बताया और वो इस मामले से जुड़े हुए हैं तो वो उसकी तह को ज्यादा जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले 18 महीने की सजा हो चुकी है और अब उनकी पत्नी को जब सजा हुई तो मामला उच्च न्यायालय में गया। और जिस तरह से जो वकील हमारे साथ बैठे हुए थे हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इस बारे में चर्चा की। तो देखिए सोनी जी, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो देखिए, अगर एजेंसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उनको सजा मिलेगी, और अगर सरकार ने भ्रष्टाचार किया है तो जिस तरह से हाईकोर्ट ने लेकिन एक तल्ख टिप्पणी की है कि जो उस समय अधिकारी थे या मंत्री थे उन पर क्या कार्यवाही की गई, और अब उनसे जो मांगा गया है कि इस पर आप अपना सबमिट कीजिए, तो अब सरकार क्या करती है ये देखने की बात होगी। और देखिए, भ्रष्टाचार से सरकार शुरू से लिप्त रही है, इसमें कोई वो नहीं है, जीरो टॉलरेंस की बात जरूर होती है उत्तराखंड में, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं, हमने पहले भी देखे, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला, यूकेएसपी, यूकेपीएसपी, तो और भी हमने, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की पुरानी विधानसभा है वहां स्ट्रीट लाइट का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। तो लगातार छोटे छोटे, और अब ये तेल घोटाला सामने आया, तो बहुत से ऐसे घोटाले लगातार उत्तराखंड में होते रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड का विकास भी अवरुद्ध होता है कि घोटाले लगातार सरकार के दिखा देते हैं। तो देखिए, अब सिर्फ न्यायपालिका से ही उम्मीद है कि वो, जब मामला न्यायपालिका के पास है तो सारी चीजें खुलकर
सामने आए और वो जो दोषी हैं उनको बिल्कुल सजा हो, फिर चाहे वो मंत्री हो चाहे बड़े अधिकारी हो, किसी को भी बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के दायरे में अगर कोई आता है तो वाकई उसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है। राजेंद्र जी, आपको अगर आवाज मिल पा रही है तो इस मामले को लेकर आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्योंकि आरोप विपक्ष की तरफ से भी गंभीर लगाए जा रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है। लीड निकाल के बात करें। लीड निकाल, सोनी जी लीड निकाल के बात करें। चलिए राजेश जी लीड निकाल के बात करें, आप लीड निकाल के बात करें, लीड निकाल के बात करें तब आएगी आवाज। चलिए ठीक है, राजन जी आप थोड़ा सा दोबारा से संपर्क करेंगे आपसे, क्योंकि आवाज़ नहीं मिल पा रही है ठीक से, डिस्टरबेंस होता है। शांति प्रसाद जी, यहाँ पर अब इस जांच की आंच में कौन कौन झुलस सकता है? देखा जाए तो अब राज्य सरकार अपना स्पष्ट भी करेगी, एफिडेविट भी सबमिट करेगी, लेकिन इस जांच की आंच में, क्योंकि 2013 में भी जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि 2013 में भी कुछ बिल पास किए गए, आरोप तभी तो ये मामला सामने आया कि ये भाजपा के एजेंसी को इतना हाई पेमेंट हो कैसे गया, इसकी जांच बैठी, फिर मुकदमे दर्ज हो गए। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर थोड़ी ना हुआ, उस समय तो अंधी लूट अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे की नीति पे काम चल रहा था। अब ये दोनों जो एजेंसी हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी, एक ही परिवार की है और इनको ऑर्डर देने वाली सरकार है। ये इन्होंने खुद तो ऑर्डर दिया नहीं कि इनको ये कह दिया कि 4 टैक्सी भेजिए और ये अपने आप ही अपने लिए ऑर्डर निकाल रहा है। ऑर्डर मुख्यमंत्री कार्यालय से निकला, सीएमओ ने इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया। अब वो बिल 100 रुपए की जगह 1000 का बना, ये काम सरकार का देखने का है, उसकी एजेंसी का देखने का है। ट्रेजरी को उस बिल को पास करने की जिम्मेदारी है, ट्रेजरी ने बिल पास किया। इसमें एक गरीब का बच्चा 18 महीने जेल में भुगत के आ गया, जिसको बेचारे को पता ही नहीं था कि वो अपराधी है। और दूसरा, इसकी पत्नी, इसको 7 साल की सजा हो गई, लचर पैरवी। बेचारों के पास वहां कोर्ट में वकील को पैसे देने के लिए नहीं थे, इसलिए बेचारे उसकी पत्नी को सजा पड़ गई। अब ऐसे में हम सामाजिक लोग हैं, हमारा दायित्व है कि यदि कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं तो उसकी मदद करना। इसलिए मैं गया हूं हाई कोर्ट उनियाल की मदद को। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो मेरे सामने आया, जब हमने इनमें जांच करी तो अब वो सारे पीछे हो रहे हैं कि नहीं हमने तो पैसा जमा कर दिया। इसका मतलब आपने अपराध करके पैसा जमा कर दिया तो आप क्या निर्दोष हो गए? अब देखना तो ये है कि हाई कोर्ट क्या कहता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकार बचाने का काम करेगी, क्योंकि सरकार जानती है कि यदि इसमें कार्रवाई हो गई तो ये सारे मुख्यमंत्री कार्यालय के तमाम वो जो पीआरओ पीओ मुख्यमंत्री के होते हैं, निजी सचिव, ये सब जेल चले जाएंगे, ये सब दोषी हैं। मगर करे कौन? अगर कार्रवाई होती है तो सीएमओ नहीं बचेंगे, जिन्होंने पैसा जमा किया यानी कि स्वीकार लिया उन्होंने अपराध, वो नहीं बचेंगे। तो अब सरकार के पास संकट ये है कि सरकार इसमें अपना क्या पक्ष रखेगी। जहां तक मुझे लगता है सरकार इस मामले को कोशिश करेगी कि इस तरह का कोई रास्ता निकल जाए कि ये दोनों भी बच जाएं और हमारी साख भी बच जाए। बीच का रास्ता, अब तो रविंद्र कुमार जी, बीच का रास्ता निकाला जाएगा या वाकई एक स्पष्ट देखा जाए तो तथ्य रखा जाएगा राज्य सरकार की तरफ से, और ये जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये काम किए गए? अनम्यूट करिएगा रविंद्र कुमार जी। देखिए, मैं शांति भाई की बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि उनियाल और काला जो एजेंसी हैं, दोनों पति पत्नी हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। फिर एक तरफ कहते हैं ये बेचारे हैं, तो या तो बेचारे कर लो या कार्यकर्ता कह। भारतीय जनता पार्टी में सारे पैसे वाले हैं क्या? आपके बीच में नहीं बोला, ये पार्टी नहीं है, बेचारे हैं। मैं इनको फिर कह रहा हूँ बेचारे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल ध्यान से सब्र से सुना मैंने, सुनेंगे तो मजा आएगा। तो दूसरी बात ये है, देखिए कि जिस प्रकार से इसमें जो भी फर्जी बिलों का जो आया है प्रकरण, देखिए अभी हाईकोर्ट ने भी इसमें यह नहीं कहा है कि जी जो टिप्पणी करी है, अगर आप उस टिप्पणी को समझेंगे, उन्होंने ये
या तो ये बिल जितने भी हैं ये सारे सही हैं, हाँ, या फिर इसके बीच में कोई ना कोई दोषी है, और दोषी है तो कौन है, ये नहीं है तो ये जिन लोगों को सजा हुई। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल इसमें जांच होनी चाहिए। रविंद्र और कुमार जो जी, दोषी- अभी हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता जुड़े हुए थे उनकी भी बात आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि इसमें ट्रैवल एजेंसी का इतना दोष नहीं होता अगर चेक से पेमेंट की गई है, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि शासन स्तर पर इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि कहां से कोताही, लापरवाही, ये शुरुआत कहां से की गई। देखिए मैं सोनी जी फिर यही कहूंगा, अभी मामला जुडिशियल है, हाई कोर्ट के माननीय न्यायालय के समकक्ष है, और जांच एजेंसी ने क्या जांच किया, मेरे कुछ सवाल थे मैंने पूछे थे। मैंने कहा अगर पेमेंट कंपनी को हुई है, जो ट्रैवल एजेंसी है, दो काला और उनियाल, अगर इनको हुई है तो क्या पेमेंट ट्रेजरर से कैश में हुई है या इनको चेक द्वारा इनके पेमेंट इनके खाते में गई है। अगर इनके खाते में गई है तो सीधी रूप से इन्होंने पेमेंट को स्वीकार की है, इनके पास पेमेंट आई है, ये किसी भी रूप में फिर फर्जी नहीं है। देखिए पहला पक्ष, ये मेरा अनुमान है, मैं खाली कोई निर्णय नहीं दे रहा या मैं किसी के सवाल जांच एजेंसी या कोर्ट के उस पर बात नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो वो उनके खाते में, ये सीधा सीधा पता लग जाएगा। अगर इनके खाते में इतना पैसा आया तो खाते का अमाउंट, कोई भी जब रिश्वत की बात ऐसी होती है, ये सीधा सरल भाषा है, तो पेमेंट बैंक टू बैंक कोई नहीं लेगा, या तो इन्होंने कैश निकाल के उन तक कैश पहुंचाया है, और कैश पहुंचाया है तो ये भी पता लग जाएगा एक बड़ी अमाउंट कब कब किस किस समय कब कौन सी तारीख में खाते से कितनी निकली, ये सारी चीजें खुल जाएंगी। वो सारी चीजें का जवाब, क्योंकि इसमें जो जांच हुई है, सजा अगर कोर्ट से पड़ी है तो किसी ना किसी जांच एजेंसी ने मुकदमा कायम करके जांच करके कोर्ट के सामने रखा होगा, कोर्ट में पैरवी हुई होगी, तब जाके कोर्ट ने सजा दी, ये हाई कोर्ट गए। अब वो जांच एजेंसी की जो भी रिपोर्ट है, वो हाई कोर्ट से जवाब जो मांगा हाई कोर्ट ने सरकार से, वो ले जाके सरकार अपना रखेगी कि भाई हमने इस जांच के माध्यम से ये जांच कराई, इस जांच में ये लगा, इन लोगों ने इसलिए पैसा वापस किया। अब उसमें जिन्होंने पैसा वापस किया उनको मुकदमे में शामिल किया गया, नहीं किया गया, किस आधार पे नहीं किया गया, क्या कारण था जो नहीं हुआ, वाकई में चोरी हुई या लापरवाही थी, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो जिस समय लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है ना कि जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया जाता है बीजेपी की तरफ से। अभी जो एक नया नारा निकलकर सामने आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्विट भ्रष्टाचार का, फिर इसके बाद जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो थोड़ा सा एक लगता है कि जो खुद क्विट भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं या जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हैं और उन्हीं पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है अभी, लेकिन सवाल बेहद अहम है। देखिए मैं बिल्कुल इस बात को लेकर मैं आपकी बात में सोनी जी सही मानता हूं कि जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्विट भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्विट परिवारवाद की बात करते हैं, तो तमाम ऐसे जो नारे हम देते हैं, जब ऐसा मामला आता है कहीं ना कहीं आप प्रश्न करने पे, सवाल उठाने पे, लेकिन आप इस चीज को ये देखिए, ये सीधे रूप से किसी नेता से, किसी मंत्री से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये एक विभागीय मामला है और ये सीधा सीधा स्पष्ट मामला है। भाई भ्रष्टाचार कहीं भी हुआ हो रविंद्र जी, चाहे वो किसी ठीक है विभागीय मामला है, लेकिन यहाँ पर घोटाले का जिक्र तो हो रहा है, भ्रष्टाचार का जिक्र तो हो रहा है। मैं इस बात को मान रहा हूं। ठीक है, देखिए अगर भ्रष्टाचार हुआ है, आप जैसे, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे शांति प्रसाद भटजी किसी भी दल के नेता हो, ठीक है, जब तक ऐसे जागरूक लोग रहेंगे तो चाहे सरकार किसी की भी हो, ये जीरो टॉलरेंस का नारा सशक्त होगा। जब हम ऐसी बात करेंगे और अगर हम ऐसा कुछ गलत काम करेंगे तो ऐसे नेता खड़े होंगे आके हमारे लिए। ठीक तो है, हम इसमें बुरा नहीं मान रहे शांति प्रसाद भटजी का, अगर सवाल खड़ा करते हैं, संगीता जी सवाल खड़ा करती है, तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। अगर ऐसा कोई गड़बड़ का काम हुआ है तो सरकार जरूर इस पे किसी को बचाने का काम निश्चित रूप से समझ लीजिए। चलिए, शासन स्तर पर ये झोल हुआ है ये भी कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तस्वीर क्लियर होनी चाहिए। हमारे साथ राजेंद्र रस्तोगी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रोक कर लेते हैं, राजेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अगर आवाज सही से मिल पा रही है तो सवाल मेरा आपसे कि 2013 में भी कुछ बिलों को पास किया गया, यानी कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार, तो इस दायरे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की, हालांकि शांति प्रसाद जी कह रहे हैं कि उजागर इसीलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर?
सोनी जी, सवाल कांग्रेस का और भाजपा की सरकार का नहीं है। सवाल जो 9 से 13 तक तेल घोटाला हुआ है, उसके भ्रष्टाचारियों को, उसके आरोपियों को, उसके अपराधियों को जेल के अंदर भेजने का है। और ये तो माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। इससे पहले सोनी जी 2014 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था, तेल घोटाले वाले बख्शे नहीं जाएंगे। पता नहीं फिर उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। कोई भी हो, जिसने भी घोटाला किया है, तेल का घोटाला हो और जितने भी घोटाले हैं, ये जेल जाने चाहिए। और सोनी जी, बड़ा अधिकारी अगर उसमें वांटेड है किसी भी स्तर का, तो उसको दरोगा तो जेल भेजने का नहीं, भेज नहीं पाएगा। तो इसकी विवेचना भी किसी बड़ी संस्था को दी जानी चाहिए। ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लिया है। जब पता चला कि एक आदमी को ज्योति काला को सजा हुई है 7 साल की, जब वो अपील में गए तब ये संज्ञान लिया। ये तो सोए हुए हैं। इसके अलावा एक जो बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ है, सीबीआई की असल फाइल रामपुर तिराया कांड की गायब हो गई है। इधर उधर से फोटो स्टेट कॉपी ढूंढ करके गवाही कराई जा रही है। तो एक नया चलन चल पड़ा है जब से मोदी जी की सरकार आई है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक पहल की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का अधिकारी हो, कांग्रेस का नेता हो, भाजपा का अधिकारी हो, भाजपा का नेता हो, ये छोटे छोटों को जेल भेजने से काम चलने वाला नहीं है। जिनके स्तर पर ये हुआ है, जिनकी जानकारी में हुआ है, उन सबकी गिरफ्तारी हो, उन सबसे रिकवरी हो, उन सबके ऊपर बुलडोजर चलने चाहिए। कैसे सरकार की रिकवरी होगी? अगर रिकवरी नहीं होगी भ्रष्टाचार के पैसे की, तो सोनी जी क्या फायदा होगा कार्रवाई करने का, जब तक उसकी रिकवरी नहीं होगी। तो भाजपा तो भ्रष्टाचार की अम्मा है, उसे तो करना ही नहीं है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आपके चैनल पे भी मैंने सुना था, जब वो रैली संबोधित करते हुए कह रहे थे बख्शे नहीं जाएंगे तेल के घोटालेबाज। कहाँ है? क्या हुआ? उसके बाद कई मुख्यमंत्री भाजपा के आ गए। आज भी अगर हाईकोर्ट संज्ञान न लेता तो कुछ बोलने की आवश्यकता थोड़ी थी। इनको तो जब ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। कार्रवाई में इतनी लेट लतीफी होने की क्या कुछ वजह मानी जाए? रविंद्र कुमार जी, इतनी लेट लतीफी क्यों? और साथ ही ज्योति काला को जो 7 साल की सजा हुई, उस पर भी कुछ फरमाइएगा। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता जो कुछ कह रहे हैं, ये बड़े भावुक हो गए, लेकिन इनको भावुकता को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, भरे चैनल पे, भरे टीवी के बीच में रिकॉर्डिंग है हरीश रावत जी का वो बयान कि जी मैं आंखें बंद कर लूंगा, जो आपने करना है आप करते रहिए। तो आप एक बार बताइए, जो व्यक्ति चैनल पे बैठ के, क्या ऐसे व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? रस्तोगी जी, आप सही मानते हैं? रविंद्र जी, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आपने कहा कि हरीश रावत जी ने ऐसा कहा था, तब वो सीएम थे, उन्होंने ऐसा कहा था। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। हम कंपटीशन क्विज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। रविंद्र कुमार जी, सोनी जी, मैं बड़े साफ तरीके से इस डिबेट को बड़े उससे कर रहा था, लेकिन देखिए जिस प्रकार से आपके राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी दोनों बेल पे हैं, आप ये बताइए वो क्या भ्रष्टाचार के मामले में वो कोई क्रांतिकारी, कोई आजादी की लड़ाई लड़ने की वजह से जेल जाने से बेल दी हुई? अरे भाई, करोड़ों रुपए के घोटाले का नहीं, सिंपल सी बात का जवाब दीजिए। रविंद्र जी, इतना बात को खींचने की जरूरत नहीं है। अभी कहा है जो राजेश रस्तोगी जी ने कहा कि भाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेल घोटालों में जो संलिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इतना अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इतनी लेट लतीफी क्यों? इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, ये जिस तेल घोटाले की बात कर रहे हैं ना, ये वो तेल घोटाला नहीं है जिस तेल घोटाले की बात कर रहे हैं जी। कौन सा तेल घोटाला? क्या वो था जो कांग्रेस ने बॉन्ड रख के
इराक से कर्जे के रूप में तेल के बॉन्ड लगातार देश ने 2014 के बाद सरकार ने चुकता किए हैं इराक गवर्नमेंट को, यूएई गवर्नमेंट को, अरब अमीरात को। ये विजय बोगला के स्कूटर के तेल की बात कर रहे हैं, विजय बोगला के स्कूटर के तेल घोटाले की बात बता रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बातों को किस तरीके से घुमाते हैं। केदारनाथ घोटाले में हुआ था, एक जब तेल की कीमतें आसमान पे थी, इन्होंने तेल की यूपीए सरकार ने कम करके बॉन्ड दे दिया और उसने कहा इस बॉन्ड को 10 साल बाद जब आप कराएंगे तो हम ब्याज से ही आपका पैसा रिवर्स करेंगे। तो क्योंकि बॉन्ड सरकार किसी की भी हो, वो सरकार की देनदारी होती है। अब उस समय यूपीए ने कर्जा लेके भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी से, तो ये उस तेल घोटाले की चर्चा करी थी कि किस प्रकार लोगों को कर्जे की भारत सरकार को कर्जे में डुबोया था कांग्रेस ने। ये उस आज कितना कर्जा है रविंद्र भाई, इस पर भी ध्यान दे लीजिए। माननीय मोदी जी ने कितना कर्जा लिया है और पिछले 14 प्रधानमंत्रियों ने कितना, इस पर भी बात कर लीजिए। चलिए एक एक करके बोलिए, समय चुकी कम है जी। आज पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है आज बहन मेरी, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए महंगाई। अरे आपके दिल्ली में विधायक कह रहा है कि लोग सड़ा हुआ पानी, नाले का पानी पी रहे हैं, हमारे पास फंड नहीं है पानी के कनेक्शन लगाने के। चलिए ठीक है संगीता जी, बिजली उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि से जब ऐसी तस्वीर सामने आती है, घोटाले की तस्वीर, भ्रष्टाचार की तस्वीर, तेल के बिलों में झोल पाया गया, सुनने में कैसा लगता है रविंद्र कुमार जी? और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं आप लोग। नहीं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात हम करते हैं और बिल्कुल है भी ऐसा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक देखिए लंबे समय तक जो नकल का खेल कांग्रेस ने जो पाल पोस के इन्हें फैलाया, चलिए सारा कुछ कांग्रेस ने किया है, गहरी खाई खोदी थी, उसको पाटते पाटते इतना वक्त लग गया बीजेपी को और अभी भी पट नहीं पाई है, स्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं। राजेंद्र जी फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं, चूंकि बाद में जुड़े आप जी। मैं बड़ा स्पष्ट मैंने अपनी बात कही है, कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, 2009 से लेकर के 2019 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है। उनका बयान आप कहेंगे तो मैं चैनल पे चला दूंगा। इनको तो शर्म आ रही होगी या इनको जानकारी नहीं होगी। अरे भाई जानकारी मैं बताया ना, अरे जानकारी तो उसकी रही है। सुनिए, कोई कार्रवाई भाजपा के किसी सरकार और मंत्री ने नहीं करी, ना इन्होंने करी जो बोल रहे हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया है और उनके आधार पर जांच होगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है तेल के घोटाले का कोई भी भ्रष्टाचार। चलिए राजन जी, लेकिन 2013 में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भी कुछ बिल पास होने का जिक्र किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी इस दायरे में आ सकते हैं। जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है अच्छी बात है, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र बार बार बीजेपी की तरफ से किया जाता है और शुरुआत 2009 में इसकी हो जाती है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि अब हाईकोर्ट में इस मामले की किस तरीके से पैरवी की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार को तलब किया गया है, स्पष्ट करना होगा सरकार को और एफिडेविट जो है वो सबमिट करना होगा। आगे क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, कौन इसके दायरे में आता है, किसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है और ये किस तरीके से जांच होगी, इस पर नजर बनी रहेगी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।